Hello everyone. Today we are going to start chapter 2 of history, establishment of the company rule. So what we are studying in this chapter कि how the company established their rule in India. Which company? English East India Company. कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, किस लिए आई थी, क्यों आई थी, कैसे उन्होंने अपना रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Okay, so let's start with arrival of English East India Company. Before discussing the English East India Company, let us briefly talk about the scramble of power in Western nations for trade by end of 15th century. इसको डिस्कस करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी लाइक ब्रिटिश, पोर्चुगीज़, फ्रेंच, डच, ये सारी कंपनी क्या करना चाहती थी, इंडिया में आके ट्रेड करना चाहती थी, मीन्स बिजनेस करना चाहती थी. क्यों? क्योंकि इंडिया के जो स्पाइसेस थे और भी जो प्रोडक्ट्स थे उसका मार्केट इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छा था और ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी यहाँ पर इनकी डिमांड बहुत थी, तो वो लोग इंडिया आकर ट्रेड करना चाहते थे. सो इट वॉज एसेंशियल फॉर दिस कंपनी टू कट डाउन द कॉम्पिटिशन. अब इतनी सारी कंपनीज एक साथ आएगी तो उन्हें कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो उन्हें अपना कॉम्पिटिशन भी कट करना ज़रूरी था. सो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ 16 to 19th सेंचुरी की, जब इंग्लैंड ट्रेड करना चाहता था और वो अपने कॉम्पिटिटर्स को भी हटाना चाहता था और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेडिंग कंपनी बनना चाहता था. कहाँ पर? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. ओके, सो एक ग्रुप था इंग्लिश मर्चेंट्स का, उन्होंने एक स्मॉल सेटअप किया कंपनी का लंदन में टू ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी. ओके, एंड ऑफ 16th सेंचुरी में एक ग्रुप था इंग्लिश मर्चेंट्स का, उन्होंने एक स्मॉल कंपनी का सेटअप किया लंदन में, ट्रेडिंग कंपनी थी. ओके, so this merchant succeeded in obtaining a charter from Queen Elizabeth I, the then ruler of England on 31st December 1600. अब वहाँ पर कौन थी? इंग्लैंड की रानी थी क्वीन एलिजाबेथ वन. उनसे उन्होंने एक चार्टर लिया. चार्टर क्या होता था? एक डॉक्यूमेंट होता था जो कि गवर्नमेंट इशू करते थे, जिससे कि उन्हें राइट मिल जाता था कि सिर्फ लंदन से वही कंपनी ट्रेडिंग के लिए इंडिया जा सकती है, उनके अलावा और कोई नहीं जाएगा. ऐसा उन्होंने एक चार्टर क्वीन एलिजाबेथ से बनवा लिया. ओके, सो दिस ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स वर नॉन एज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ये जो ग्रुप था इन मर्चेंट्स का, इन्होंने अपने कंपनी को नाम दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. फिर उन्हें जब चार्टर मिल गया रानी से, तो उन्हें राइट मिल गया कि वो ही सिर्फ लंदन से सिर्फ वही जा सकते हैं इंडिया में ट्रेड करने के लिए, उनके अलावा और कोई नहीं जाएगा, सिर्फ वही कंपनी जाएगी. दिस कंपनी वेंचर्ड आउट इन ईस्टर्न वर्ल्ड लुकिंग फॉर लुक्रेटिव ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़. अब उन्हें चार्टर मिल गया तो उनका कॉम्पिटिशन लंदन से तो हट गया, क्योंकि उनके अलावा तो और कोई जा ही नहीं सकता था, वो अकेले ही ट्रेड करेंगे इंडिया में जाकर. तो उनका ये कंपटीशन तो हट गया खुद की कंट्री से, लेकिन उनके अलावा जो अदर कंट्रीज़ थी लाइक पोर्चुगीज़, फ्रेंच, डच, ये अदर कंट्रीज़ जो थी ये भी आती थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए, तो कॉम्पिटिटर्स तो थे उनके. फिर उन्होंने कहाँ से स्टार्टिंग की ट्रेड करना? ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड ट्रेड विद द ग्रुप ऑफ आइलैंड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडोनेशिया. इन्होंने इंडोनेशिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट से ट्रेड करना स्टार्ट किया. यहाँ से वो वुलन क्लॉथ्स, सिल्वर, स्पाइसेस ये सारे लेके जाते थे और अपनी कंट्री में जाकर सेल करते थे. इट्स अटेंशन वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स कार्गोज ऑफ इंडियन क्लॉथ दैट वॉज हाईली अप्रिशिएटेड बाय द पीपल इन इंग्लैंड. ठीक है, तो वो पूरे कार्गोज क्या होती थी, जिस शिप के थ्रू वो लोग लेके जाते थे प्रोडक्ट्स को, उसे बोलते कार्गोज. ठीक है, तो वो इंडियन क्लॉथ के कार्गोज लेके जाते थे पूरा, जिनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था इंग्लैंड में. सो कंपनी डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश ट्रेडिंग रिलेशन विद इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ट्रेडिंग रिलेशन बनाएंगे इंडिया के साथ. 1608 में कंपनी ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा वहाँ पर, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिन. कहाँ पर भेजा? जहांगीर कोर्ट टू सीक परमिशन फॉर इंग्लिश टू ओपन अ ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत. उस समय सूरत पे कौन रूल कर रहे थे? जहांगीर.
तो उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा जहांगीर के पास परमिशन लेने के लिए कि वो सूरत में अपना एक ट्रेडिंग पोस्ट ओपन करना चाहते हैं, विच वॉज डिनाइड ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम सूरत मर्चेंट्स एंड पोर्चुगीज ट्रेडर्स इन इंडिया। जिसको किसने अपोज किया? सूरत के जो मर्चेंट्स थे, लोकल मर्चेंट्स थे, उन्होंने अपोज किया, और जो पोर्चुगीज ट्रेडर्स आए थे इंडिया में उन्होंने भी इस चीज़ को अपोज किया। As English were firm in their decision, they approached the Bahmani ruler of Golconda in South India. लेकिन वो अपने डिसीजन पे अड़े हुए थे, तो उन्होंने फिर किसको अप्रोच किया? गोलकोंडा, साउथ इंडिया में है इस जगह गोलकोंडा, वहाँ पे बहामानी रूलर थे, उन्हें अप्रोच किया। Where the absence of a strong regional government favored their company's trading ambitions with India. वहाँ पर उस समय की स्ट्रॉन्ग रीजनल किंगडम नहीं थी, गवर्नमेंट नहीं थी इतनी, सो उन्हें परमिशन मिल गई। द स्टैब्लिश फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री ऑन द इंडियन सॉइल एट मासुलीपट्टनम इन 1611। सो उन्होंने अपनी फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश की? मासुलीपट्टनम में 1611 में। इट इज़ लोकेटेड ऑन साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे ये जगह लोकेटेड है। फिर 1612 में उन्होंने एक और ट्राई किया जहांगीर के पास जाकर वापस। When the King of England James I sent his ambassador Sir Thomas Roy to the Mughal court. फिर वहाँ के जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे, अब 1612 में वहाँ के किंग बन गए थे कौन? जेम्स वन। पहले क्वीन एलिजाबेथ थी, अब किंग है जेम्स वन। उन्होंने एक एम्बेसडर भेजा अपना जिसका नाम था सर थॉमस रॉय मुगल कोर्ट में। रॉय सक्सीडेड इन सीकिंग एम्प्रेस परमिशन टू ट्रेड एंड सेट अप फैक्ट्रीज इन सर्टेन प्लेसेस इंक्लूडिंग सूरत ऑन द वेस्ट कोस्ट। अब उन्होंने फिर से एक और ट्राई किया, तो अब उन्हें परमिशन मिल गई मुगल कोर्ट से। ओके, तो उन्होंने अपना एक फैक्ट्री सेटअप किया वेस्टर्न कोस्ट में, जिसमें सूरत भी इंक्लूड था। फिर जब रॉय लेफ्ट इंडिया इन 1619, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज एट सूरत, आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच। ठीक है, 1619 में जब वो यहाँ से गए तो उन्होंने अपना इस्टेब्लिश कहाँ का, अपनी फैक्ट्रीज कहाँ का इस्टेब्लिश कर ली थी? सूरत में, आगरा में, अहमदाबाद एंड भरूच में। ओके, 1639 में फिर वो मद्रास गए, वहाँ के लोकल रूलर से मिले और वहाँ पे भी अपने ट्रेडिंग पोस्ट बिल्ड कर ली उन्होंने। दिस फोर्टिफाइड ट्रेडिंग पोस्ट कैम टू नॉन एज फोर्ट सेंट जॉर्ज। अभी फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि जैसे वो लोग अपना प्रोडक्ट्स को लेके जाते थे वापस इंडिया से बेचने के लिए, तो किसके थ्रू जाते थे? वो लोग शिप्स के थ्रू जाते थे। उस समय सिर्फ सी रूट ही था, तो जो शिप से जाते थे तो वो ऐसा तो है नहीं कि सारा माल एक साथ लेके चले जाएंगे एक ही दिन में। तो जो सी शोर के नियर वो अपना एक किला टाइप बना देते थे जहाँ पर वो अपना माल सेव करके रखते थे, अपना प्रोडक्ट को वहाँ पर स्टोर करके रखते थे। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत जाते थे, तो वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए अटैक भी करते थे जो अदर कॉम्पिटिटर्स थे। तो आपस में इनकी लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी। तो अपने प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, सेफ करने के लिए वो लोग किला बंदी कर लेते थे। फोर्टिफिकेशन में किला बंदी मतलब उसके आसपास एक किला टाइप बना लेते थे। ओके, सो मद्रास बिकेम द बेस फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ कंपनी इन द सब कॉन्टिनेंट। सो बेस सिटी क्या बन गई? मद्रास जो था वो उनका बेस बन गया, वहाँ से वो अपना ट्रेडिंग करते थे। फिर 1668 में दे गॉट द आइलैंड ऑफ बॉम्बे फ्रॉम किंग चार्ल्स II of England who had received it from Portugal on marrying a Portuguese princess. फिर 1668 में उन्हें बॉम्बे का आइलैंड भी मिल गया। 1661 में कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन बंगाल एट हुगली। ठीक है, रिवर हुगली जो है बंगाल में। 1661 में कंपनी ने एस्टैब्लिश कर लिया बंगाल में अपनी ट्रेडिंग पोस्ट। एज दैट ट्रेड एक्सपेंडेड, अब देखो धीरे धीरे उनका ट्रेड पूरा एक्सपैंड होता जा रहा है। सो द कंपनी एनकरेज मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। फिर जो यहाँ के लोकल मर्चेंट्स थे इंडिया के, मीन्स जहाँ पर वो लोग अपना सेटअप कर रहे हैं, वहाँ के जो लोकल मर्चेंट्स थे उन्हें वो लोग एनकरेज करते थे कि वो आए और उनके साथ ट्रेड करे, फैक्ट्री के नियर बाय रहे आकर वो लोग। फिर बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स अटैक। इससे क्या होता था कि एक फोर्ट कंस्ट्रक्ट हो जाता था, तो जो कॉम्पिटिटर्स के अटैक से वो लोग प्रोटेक्ट हो जाते थे। 1698 में कंपनी bribed the Mughal officials to acquire the zamindari of 3 villages in Bengal, including Calcutta, which later grew into the city of Calcutta, now Kolkata.
द कंपनी बिल्ट हियर अ फोर्टिफाइड ट्रेडिंग पोस्ट नेम्ड फोर्ट विलियम। अब उन्होंने क्या किया, जो मुगल ऑफिसर्स थे उन्हें रिश्वत दी, ब्राइब किया उन्हें, और उनसे ज़मींदारी ले ली 3 विलेज की। मीन्स उनकी ज़मींदारी क्या होती थी कि जो टैक्स वो लोग कलेक्ट करते थे, दैट इज़ ज़मींदारी। तो उन्होंने उस मुगल ऑफिशियल से ज़मींदारी ले ली कि जो 3 विलेज है बंगाल के, जिसमें कालीकता, कालीकता मीन्स कैलकटा, और जिसे हम अभी कोलकाता कहते हैं, इंक्लूडिंग 3 विलेजेस, एक कालीकता था और 2 विलेज और थे, उन 3 विलेज की ज़मींदारी ब्रिटिशर्स ने ले ली। इन्होंने यहाँ पर अपना एक किला बना लिया जिसे नाम दिया गया फोर्ट विलियम। द कंपनीज जर्नी टू सक्सेस इन इंडिया वॉज नॉट सो स्मूथ एज इट सीम्स टू बी। इतना ईजी नहीं था जितना हमें दिखाई दे रहा है कंपनी इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। फिर जब वो इंडिया में अराइव किया उन्होंने, तो कंपनी फाउंड दैट पोर्चुगीज ट्रेडर्स हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विद देयर बेस इन गोवा। फिर जब वो इंडिया में उन्होंने अराइव किया तो उन्होंने देखा कि जो पोर्चुगीज ट्रेडर्स थे, मीन्स जो पोर्चुगीज आए थे, उन लोगों ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर रखा है अपना कंपनी, कहाँ पर, गोवा में, वेस्ट कोस्ट ऑफ गोवा। इनफैक्ट पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर्स टू अराइव इन इंडिया। जो पोर्चुगीज थे वो फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर्स थे जिन्होंने इंडिया में अपना ट्रेड स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि जो वास्को डिगामा थे उन्होंने सी रूट एक्सप्लोर किया था 1498 में। ये तो आप सब लोगों ने पढ़े रखा होगा कि गोवा में आए थे वो लोग, फर्स्ट थे जिन्होंने इंडिया को एक्सप्लोर किया है, वास्को डिगामा। अर्ली 17th सेंचुरी में फिर जो अराइवल ऑफ डच एंड डैनिश ट्रेडिंग कंपनीज हु वर फॉलोड बाय फ्रेंच इन लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरीज। अब ये सारी जगहों से भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी, फ्रेंच से, डच से, डैनिश से। ओके, सो थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू रॉयल चार्टर सॉट एलिमिनेशन ऑफ कॉम्पिटिशन अराइजिंग फ्रॉम within their country, yet they could not avoid the stiff resistance as European trading companies presented। अब उन्होंने रॉयल चार्टर लेके अपनी कंट्री से तो कॉम्पिटिटर्स हटा दिए थे, लेकिन अदर कंट्रीज के कॉम्पिटिटर्स तो थे फिर भी। Why these European companies were attracted in India and why they were competing neck to neck with each other। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे लोग इतना इंडिया में ही ट्रेड करने को एक्साइटेड क्यों थे, इतना अट्रैक्ट क्यों थे इंडिया से? क्योंकि इंडियन कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस सच एज पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम, सिनेमम फेच्ड हाई प्राइस इन यूरोपियन मार्केट। क्योंकि जो इंडिया के कॉटन था, सिल्क था, यहाँ के जो स्पाइसेस थे, उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी यूरोपियन मार्केट में, और उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा मिलती थी उन्हें। So all European trading companies in India wanted to buy large quantities of these goods at lowest price so that they could make rich profit on selling them at high prices in Europe। So ये जितनी भी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, ये लोग चाहते थे कि यहाँ से ज़्यादा माल खरीद के लेके जाए कम पैसों में, और वहाँ जाकर बेचे ज़्यादा पैसों में, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले। So high competition among European countries to buy cloth and spices increased their purchase rate, thereby reducing the profit that could be earned। अब क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई तो रेट भी बढ़ेगा, है ना। सपोज आप कुछ खरीदना चाहते हैं, तो अगर आप अकेले खरीदेंगे तो प्राइस कम रहेगी, लेकिन अगर जो शॉपकीपर होगा उसको दिखेगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग एक ही चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो वो प्राइस बढ़ा देंगे। प्राइस बढ़ा देंगे तो आपको तो उस प्राइस में ख़रीदना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप जाके बेचोगे वापस उसको, तो आप उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे जितना आप पहले कमा रहे थे, है ना। सो कंपटीशन बढ़ गया तो डिमांड बढ़ी, तो प्राइस भी बढ़ गया चीज़ों का, लेकिन जब जाके बेचा उन्होंने तो प्राइस तो उतना नहीं बढ़ा पाएंगे ना जितना पहले बढ़ाते थे, तो उनका प्रॉफिट रेट कम हो गया। So like other trading companies, East India Company too realized that only the way to thrive in Indian trade was by eliminating the rival companies and snatching away their share in trade। So ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोचा कि अगर हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो हमें इन सब कॉम्पिटिटर्स को हटाना होगा यहाँ से, तभी हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकेंगे और तभी हम पैसे कमा सकेंगे। सो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बैटल्ड फियर्सली विथ वन अनदर। सो इस वजह से उन लोगों के बीच में बैटल स्टार्ट हो गई, वॉर स्टार्ट हो गई, वो लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग गए। सैंक राइवल शिप्स, ब्लॉक द ट्रेड रूट्स टू हिंडर द मूवमेंट ऑफ राइवल कार्गो शिप्स। एक दूसरे के शिप्स पे अटैक करते थे, जो ट्रेड रूट था उनको उसे ब्लॉक कर देते थे। दिस रिक्वायर्ड टू कंपनीज टू यूज़ आर्म्स फॉर कैरिंग आउट ट्रेड। अब लोग हथियार भी यूज़ करने लग गए लड़ाई के लिए।
So the company began building forts around the trading posts and settlements to protect them from competitors' attack. So जो मैंने अभी बताया आपको, फोर्टिफिकेशन, एक किला बना लेते थे अपने प्रोडक्ट्स को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए. Fortifying settlements and use of arms to run a profitable trade with local rulers suspicious of motives of these foreign companies, which often resulted in conflicts between them. अब जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे उन्हें बहुत आपत्ति होने लग गई कि ये कैसे हमारी जगह पर किला बना सकते हैं. उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए. सो ईस्ट इंडिया कंपनी को रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में ट्रेड करना है तो हमें यहाँ पर पॉलिटिक्स यूज़ करनी पड़ेगी. हाउ डिड कंपनी यूज पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज टू रियलाइज इट्स कमर्शियल एंड टेरिटरी एम्बिशंस. अभी हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं. नाउ कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल. बंगाल पे कैसे उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश किया. Did you understand that East India Company's strategy of influencing the Mughal rulers to obtain more and more trading concessions in Bengal? Now we will find how they manipulated the Nawab of Bengal to expand their trade in the region. अब कैसे वो लोग इन्फ्लुएंस करते थे मुगल रूलर्स को, ये तो आप लोगों ने देख लिया. अब उन्होंने बंगाल पर कैसा अपना, बंगाल के जो नवाब थे जो वहाँ पर रूल कर रहे थे, उन्हें कैसे मैनिपुलेट किया. उस समय कौन था वहाँ पे, मुर्शिद कुली खान, जो कि उन्होंने ऑटोनोमस स्टेट बना ली थी बंगाल को आउट ऑफ द मुगल एम्पायर. अब क्या होता था, जैसे पहले तो मुगल जब औरंगज़ेब थे लास्ट पावरफुल किंग थे वो जिन्होंने इंडिया पे रूल किया है. जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई उसके बाद से जो उनके जो गवर्नर्स थे जो उन्होंने अलग अलग स्टेट्स में गवर्नर हायर किए हुए थे, वो लोग खुद पावर में आकर उन लोगों ने अपनी स्टेट को ऑटोनोमस बना लिया. मीन्स वो लोग औरंगज़ेब के रूल से फ्री हो गए. ओके. सो ये मुर्शिद कुली खान थे, इन्होंने भी यही किया, उन्होंने बंगाल को ऑटोनोमस स्टेट बना लिया जो कि रैपिडली डिक्लाइन होने लग गई. कब, अर्ली 17th सेंचुरी में, बिकॉज ही वॉज नॉट दैट पावरफुल एज औरंगज़ेब. वो औरंगज़ेब की तरह इतना पावरफुल नहीं थे. सो एट द अर्ली 17th सेंचुरी में उनका जो एम्पायर था वो डिक्लाइन होने लग गया. So the relation of new Nawab of Bengal turned sour with East India Company on several accounts. So जो उनके रिलेशंस थे नवाब ऑफ बंगाल के और ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इतने अच्छे नहीं थे बहुत सारे अकाउंट्स को लेकर. द फरमान इशूड बाय फारूखसियार फॉर अलाउड द कंपनी टू ट्रेड ड्यूटी फ्री इन बंगाल. अब उन्होंने बंगाल में जो न्यू नवाब थे फारूखसियार, उनसे एक फरमान जारी करवा लिया. फरमान क्या होता था, आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज़ में नाम सुना होगा कि जो मुग़ल एम्परर्स होते थे वो एक फ़रमान जारी कर देते थे. मीन्स वो परमिशन दे देते थे एक तरह से कि आप, ठीक है, जो भी उन्हें परमिशन चाहिए होती थी वो दे दी जाती थी. तो ब्रिटिशर्स ने क्या परमिशन मांगी कि आप हमें ड्यूटी फ्री कर दीजिए. मीन्स हम किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देंगे. कौन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने फरमान जारी करवाया कि कंपनी जो ट्रेड करेगी उसके लिए वो टैक्स नहीं देगी. ठीक है, ऐसा उन्होंने फरमान जारी करवा लिया नवाब से. लेकिन जो कंपनी थी उन्होंने उसका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया. क्यों, क्योंकि जो फरमान जारी किया था वो तो कंपनी को जारी किया था, लेकिन वहाँ के जो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो लोगों ने प्राइवेट ट्रेड करना भी स्टार्ट कर दिया. और वो लोगों को फरमान दिखा देते थे और उस चीज़ का टैक्स ही नहीं देते थे. सपोज़ वो अपने पर्सनल गेन के लिए, कोई अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीद के ले जा रहा है या कोई अपनी पर्सनल चीज़ें खरीद कर ले जा रहा है, तो वो उसके लिए भी टैक्स नहीं देते थे और फरमान दिखा देते थे कि हमारे पास तो ऐसा फरमान है. लेकिन वो फरमान किसे दिया गया था, कंपनी को दिया गया था कि जो कंपनी ट्रेड करेगी वो टैक्स पे नहीं करेगी. लेकिन वो उसका मिसयूज़ करने लग गए. सो द नवाब ऑर्डर्ड, उसकी वजह से क्या हुआ, नवाब को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होने लग गया क्योंकि उन्हें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं मिल रहा था, तो उनका तो लॉस हो रहा है ना. सो उन्होंने ऑर्डर दिया कंपनी को कि वो मिसयूज़ करना स्टॉप कर दे. बट द कंपनी ऑफिशियल्स फ्लैटली रिफ्यूज़ टू फॉलो द ऑर्डर विच एनरिच द नवाब. लेकिन जो कंपनी ऑफिसर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो टैक्स देंगे ही नहीं. द ऑफिशियल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स टू द नवाब. अब जो ऑफिसर्स थे वो डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स यूज़ करने लग गए. लेटर्स में जो वो लोग नवाब को लिखते थे, मीन्स वो उनके रिस्पेक्ट भी नहीं करने लग गए, उनकी बेइज्जती करने लग गए, उन्हें ह्यूमिलिएट करते थे. उन जो नवाब्स थे और उनके जो ऑफिसर्स थे, मुग़ल ऑफिसर्स, उन्हें ह्यूमिलिएट करने लग गए. सो ये एटीट्यूड जो था इंग्लिश ऑफिसर्स का वो नवाब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा.
सो नवाब ने क्या किया, उन्होंने मना कर दिया कि अब आप कोई भी ट्रेडिंग कंसेशन नहीं करेंगे इस कंपनी का, और यहाँ पर कोई आप ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, मीन्स आप बंगाल में आप ट्रेड नहीं कर सकते, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। दे ऑल्सो प्रिवेंटेड द कंपनी फ्रॉम मिंटिंग इट्स कॉइन, दिस वॉज हाउएवर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कंपनी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लेयर दैट दैट ट्रेड विल नॉट प्रॉस्पर इफ ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इट। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया कि वो अपना ट्रेड को यहाँ पर नहीं इस्टेब्लिश करेगी अगर आप ड्यूटीज़ को उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपोगे, और इम्पोज करना मीन्स थोपना। इट इज स्ट्रेस्ड दैट एनलार्जमेंट एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ इट्स सेटलमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ दैट ट्रेड, लेकिन उन्हें अपने फोर्टिफिकेशन को सेटल करने के लिए अपने ट्रेड की ग्रोथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ऑल दिस हैपनिंग्स वर बाय गिविंग वे टू सम इवेंट्स दैट फाइनली लेड टू द बैटल ऑफ प्लासी। सो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, फिर बैटल स्टार्ट हुई। तो कौन सी बैटल हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी। ओके, अब हम इसमें देखते हैं इवेंट्स लीडिंग टू बैटल ऑफ प्लासी। कब हुई थी ये? 1756 में। सिराजुद्दौला सक्सीडेड हिज ग्रैंडफादर अलीवर्दी खान एज द नवाब ऑफ बंगाल। अब ये पे कौन थे उस समय? नवाब अलीवर्दी खान। उनके he was a powerful ruler and hence his succession to power was a matter concern for the company। मीन्स उस समय कौन थे वहाँ के नवाब? सिराजुद्दौला एक पावरफुल रूलर थे। The company wanted a puppet ruler who would give its special privileges and trading concession। अब कंपनी क्या चाहती थी? एक पपेट रूलर चाहती थी, मीन्स उनके हाथों की कठपुतली जो बन के रहे, जैसा वो चाहे वैसे वो उस टाइप से वो रूल करे। So it tried to replace Sirajuddaula with one of his rival। The infuriated Nawab asked the company to stop interfering in the political affairs of Bengal। अब ये जो सिराजुद्दौला थे ये तो बहुत पावरफुल थे, तो कंपनी क्या चाहती थी कि पपेट रूलर मिल जाए उन्हें। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया कि वो सिराजुद्दौला को रिप्लेस कर दे और ऐसा नवाब लेके आए जो उनका पपेट रूलर हो। In meantime, fearing an upcoming conflict with the French trading company, East India Company began to fortify its factory in Calcutta। अब अपकमिंग कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनका, कौन? फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी। अब उनका एक और कॉम्पिटिटर आए, फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी, उनसे बचने के लिए उन्होंने क्या किया? अब कैलकाटा में अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाई किया। इट डिड नॉट टेक न्यू नवाब्स परमिशन फॉर फोर्टिफिकेशन विच वॉज नॉट लाइक्ड बाय हिम। अब उन्होंने क्या किया? फोर्टिफिकेशन मीन्स किला बनाने के लिए नवाब से परमिशन ही नहीं ली, जो कि नवाब को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दोनों कंपनीज़ को मना कर दिया कि कैलकाटा में कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं बनाएगा, कैलकाटा में और चंदेर नागौर में। किसको मना किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मना कर दिया और फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी को भी मना कर दिया। द नवाब और लेकिन फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी ओबेड, फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी ने तो मान लिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया इस ऑर्डर को। उन्होंने मना कर दिया कि हम ये ऑर्डर नहीं मानेंगे। नवाब ऑल्सो डिमांडेड ईस्ट इंडिया कंपनी टू पे ट्रेड रेवेन्यू। नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी से रेवेन्यू भी मांगने के लिए कहा कि आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अगेन कंपनी रिफ्यूज, फिर से कंपनी ने मना कर दिया कि हम टैक्स भी पे नहीं करेंगे और हम यहाँ पर किला भी बनाएंगे। द नवाब कुड नॉट टेक इट एनी मोर, ही कैप्चर्ड द कंपनीज फैक्ट्री एट कासिम बाजार एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स। लेकिन वो नहीं माने तो नवाब को फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्या किया? इंग्लिश फैक्ट्री को कासिम बाजार में कैप्चर कर लिया और उनकी इंग्लिश शिप्स को भी ब्लॉक कर दिया। ही मार्च्ड टू कैलकाटा एंड कैप्चर्ड फोर्ट विलियम। जो फोर्ट विलियम उन्होंने बनाया था कैलकाटा में, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। कंपनी स्प्रैंग इनटू एक्शन इमीडिएटली। कंपनी ने इमीडिएटली एक्शन लिया। उन्हें अपने नेवल और जो मिलिट्री फोर्सेस थी उन्हें डाइवर्ट किया किस तरफ? मद्रास की तरफ, फ्रेंच से फाइट करने के लिए, टू बंगाल। As negotiations between East India Company and Nawab were on, Robert Clive, the commander of British military, struck deals with big traders, merchants and military officers of the Bengal। अब उनके कमांडर कौन थे? रॉबर्ट क्लीव। उन्होंने डील करी जो बिग ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, लोकल ट्रेडर्स, लोकल मर्चेंट्स जो थे इंडिया के, बंगाल के, उनसे डील करी और अपनी एक मिलिट्री ऑफिसर्स दे हैज्ड अ कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो द नवाब। So talks between company and Nawab collapsed and both parties met at battlefield of Plassey on 23rd June 1757। So पहले उन्होंने बातचीत करी लेकिन उनकी बातों से कुछ बना नहीं, वो कोलैप्स हो गई। तो दोनों पार्टी ने फिर वॉर करना स्टार्ट किया, जो कि बैटलफील्ड ऑफ प्लासी था। 23rd जून 1757 को ही स्टार्ट हुई। सिराजुद्दौला was defeated not because he had a weak army but because his army led by his commander Mir Zafar did not take part in the fight।
अब सिराजुद्दौला हार गए क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसा नहीं था कि उनकी आर्मी वीक थी, उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन जो उनके आर्मी के कमांडर थे मीर जफ़र, उन्होंने इस फाइट में पार्ट नहीं लिया। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। द नवाब वॉज कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ। अब वो जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इन्होंने कैप्चर कर लिया और उन्हें मार दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ कमर्शियल कंपनी टू स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी। अब वो आए क्यों थे? कमर्शियल पर्पज से आए थे, ट्रेड करने आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर बना लिया। कंपनीज विक्ट्री इन बैटल enabled it to establish itself in Bengal in the coming years. Company was now stronger politically as well as economically. अब जो कंपनी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई, पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग थी और इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया था। फिर उन्होंने और टेरिटरीज को भी कॉन्कर करना स्टार्ट किया और इवेंचुअली स्टैब्लिश इटसेल्फ ऑन द होल ऑफ इंडिया। धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया। राइट नाउ लेट अस रीड व्हाट हैपेंड इन नियर फ्यूचर आफ्टर द बैटल। अब हम पढ़ते हैं कि जब बैटल ऑफ प्लासी हो गई उसके बाद क्या हुआ। मैनेजिंग द पपेट रूलर्स। अब वो पपेट रूलर्स जो उन्होंने बनाए उन्हें कैसे मैनेज करते थे। जब उन्होंने सिराजुद्दौला को डिफीट किया, फिर उन्होंने किसे अपॉइंट किया? नवाब ऑफ बंगाल मीर ज़फ़र को। मीर ज़फ़र कौन थे? सिर्फ एक कमांडर थे उनके आर्मी के। नवाब जो सिराजुद्दौला थे उनके आर्मी के कमांडर थे मीर ज़फ़र। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें ही नवाब बना दिया बंगाल का। हु इट थॉट वुड मेकली एक्सेप्ट इट्स ऑथोरिटी, इट रिसीव्ड फ्रॉम हिम द राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल। उनसे उन्होंने फरमान जारी करवा लिया कि हम बंगाल में फ्री ट्रेड करेंगे, ठीक है, हम कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। कहाँ कहाँ पर? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। इट ऑल्सो रिसीव्ड फ्रॉम हिम अ लार्ज सम एज कंपेंसेशन फॉर द लॉस इट इंकर्ड इन द बैटल ऑफ प्लासी। उन्हें एक बहुत बड़ा कंपेंसेशन भी लिया उन्होंने, जितना भी उनका नुकसान हुआ था बैटल ऑफ प्लासी में उसका कंपेंसेशन भी लिया नवाब से। और उन्हें क्लियर मैसेज भी सेंड किया कि कंपनी डिड नॉट वांट टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज इन इट्स हैंड। और उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि कंपनी जो है वो इंडियन टेरिटरीज़ को फ्रीली एडमिनिस्टर नहीं करने देगी। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो किसके हैंड में होगा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हैंड में होगा। इट वॉज रैदर इंटरेस्टेड इन एक्सपैंडिंग इट्स ट्रेड इन रीजन बाय कंट्रोलिंग द लोकल रूलर्स। अब जो लोकल रूलर्स थे उन्हें कंट्रोल करके उन्होंने अपना पूरा ट्रेड को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया। कंपनी soon realized that it was difficult to extract continuous privileges from weak native rulers, as these rulers could not go against the interest of their subjects. How did company handle this situation? Mir Zafar, soon after becoming the Nawab of Bengal, realized that he could not meet the ever-growing demands of the company. अब जब मीर ज़फ़र नवाब बन गए तो धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो जो कंपनी डेली कुछ न कुछ डिमांड्स अपनी बढ़ाती जा रही है उसे वो पूरा नहीं कर पाएंगे। When he protested against company's extortion, he was forced to declare his son-in-law Mir Qasim as Nawab of Bengal. अब मीर ज़फ़र के बाद उन्होंने फिर किसे डिक्लेयर किया? उनके जो सन इन लॉ थे मीर कासिम, उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया। On assuming the responsibility of Nawab, Mir Qasim realized that rich revenues and an efficient army are the prerequisites for a ruler to maintain his independence. अब मीर कासिम ने क्या रियलाइज़ किया कि अगर उन्होंने इंडिपेंडेंटली उन्हें रूल करना है तो उन्हें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू चाहिएगा और एफिशिएंट आर्मी चाहिएगी, ठीक है। सो ही ट्राई टू इंक्रीज हिज इनकम बाय मेकिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट फ्री ऑफ करप्शन। तो उन्होंने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या किया? रेवेन्यू को करप्शन फ्री बनाने को, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था उसे करप्शन फ्री बनाने का ट्राई किया। बाय राइजिंग अ वेल ट्रेन एंड डिसिप्लिन मॉडर्न आर्मी, एक वेल ट्रेंड और डिसिप्लिन आर्मी उन्होंने इस्टेब्लिश की। ही रिमूव ड्यूटीज़ ऑन ट्रेड कैरिड आउट विद इन बंगाल, दस मेकिंग इट इक्वली प्रॉफिटेबल फॉर बोथ इंडियन ट्रेडर्स एज वेल एज ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने ट्रेड को ड्यूटी फ्री कर दिया ताकि इक्वल प्रॉफिट कमा सके इंडियन ट्रेडर्स भी और ईस्ट इंडिया कंपनी भी, विच वॉज ऑलरेडी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। लेकिन कंपनी चुप कैसे बैठ सकती थी? सो उन्होंने सारी पावर अपने हैंड में ले ली। दे डिफीटेड मीर कासिम इन बैटल ऑफ बुक्सर। अब उन्होंने सेकंड बैटल करी, कौन सी? बैटल ऑफ बुक्सर 22 अक्टूबर 1764 को, जिसमें उन्होंने मीर कासिम को भी डिफीट कर दिया। सेंट हिम आउट ऑफ बंगाल, उन्होंने बंगाल से बाहर भेज दिया। दे प्लेस्ड मीर ज़ाफ़र बैक टू द पावर, फिर से उन्होंने मीर ज़ाफ़र को पावर में ले लिया और उन्हें फोर्स किया कि वो ₹5 लाख एवरी मंथ पे करेंगे कंपनी को, जितना भी उनका नुकसान हुआ है उसके लिए।
However, the company continued pressing for more and more territories and revenue which it wanted to spend on its war, trade and other expenses. वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी से रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे जो कि वो वॉर्स पर, ट्रेड पर, अदर एक्सपेंसेस पे स्पेंड करते थे। फिर जब मीर जफ़र की डेथ हो गई 1765 में, तो कंपनी क्लेवरली टुक द रियल कंट्रोल ऑफ बंगाल इन इट्स हैंड। फिर जब मीर जफ़र की डेथ हो गई तो कंपनी ने पूरा कंट्रोल बंगाल का अपने हाथों में ले लिया। फिर उन्होंने मीर जफ़र के जो सन थे निज़ामुद्दौला, इन्हें अपॉइंट किया एज ए नवाब and made him sign a treaty by which agreed to disband most of his army and administer Bengal through a deputy सूबेदार nominated by the company। अब इन्होंने किसे अपॉइंट कर लिया? निज़ामुद्दौला जो कि मीर जफ़र के सन थे, उन्हें नवाब अपॉइंट कर लिया और उनकी जो आर्मी थी उसे पूरा डिसॉल्व कर दिया और किसे अपॉइंट किया? डेप्यूटी सूबेदार को। This made Nawab depend upon company for internal and external security of the Bengal। अब जो उनकी खुद की मुग़ल आर्मी थी उसे तो डिसॉल्व कर दिया और उन्होंने क्या कहा कि नवाब किस पे डिपेंड रहेंगे? कंपनी पे डिपेंड रहेंगे उनके इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए। द राइट टू नॉमिनेट डेप्यूटी सूबेदार गेव कंपनी सुप्रीम कंट्रोल ओवर निज़ामात और द पुलिस एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। Then company secured Diwani or the right to collect tax of Bengal, Bihar, Orissa from Mughal Emperor Shah Alam II. Thus evolved a unique administrative system in Bengal that divided administrative powers between Nawab and the company। अब सारा कुछ इन्होंने अपने हैंड में ले लिया तो आर्मी भी इन्हीं की होगी, कोर्ट्स भी इन्हीं की होंगे। This held great advantage of company and as a responsibility of general administration lay with Nawab वाइल रेवेन्यू एंड मिलिट्री वॉज अंडर द कंपनी। तो सब कुछ उन्होंने अपने अंडर ले लिया, मिलिट्री भी इनकी हो गई, रेवेन्यू सिस्टम भी इन्हीं का हो गया, सब कुछ अब किसके हैंड में हो गया? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। इट मीन दैट द कंपनी हैड पावर बट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स कंपनी के पास पावर सारी है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड द नवाब हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बट हैड नो एक्सेस टू द रिसोर्सेज। नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सारी थी लेकिन वो एक सिर्फ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था, जो कंपनी कहेगी वो सिर्फ वही कर सकते थे। दीवानी ऑफ द 3 रिच प्रोविंसेस ऑफ इंडिया अपलिफ्टेड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी। अभी दीवानी क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। अभी द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम दिस प्रोविंसेस was so high that they took care of most of the expenses the company incurred in India, like purchase of cotton, silk textiles in India, मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स एंड ऑफिसेज एट कैलकाटा। ओके, अब ये सारा उन जो रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे वो बहुत ज़्यादा हाई होता था और उन सबसे ये सारे एक्सपेंसेस जो होते थे उनको इनका केयर करते थे। प्रायर टू दिस द कंपनी हैड टू इम्पोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन टू पे फॉर मोस्ट ऑफ इट्स परचेज इन इंडिया। पहले तो वो लोग सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर को इम्पोर्ट करते थे। नाउ द नवाब्स क्या होता है? द लग्जरियस लाइफ ऑफ नवाब्स एंड अथॉरिटी दे बिल्डेड हैड ऑलवेज अट्रैक्टेड द कंपनी ऑफिशियल्स। अब जो नवाब की बहुत लग्जरी लाइफ होती थी उससे कंपनी ऑफिसर्स बहुत अट्रैक्ट रहते थे। बहुत सारे कंपनी ऑफिसर्स ने ट्राई किया कि वो अनफेयर वेल्थ बना सके। इसका एक फ़ाइन एग्जाम्पल है कि जब बैटल ऑफ प्लासी हो गई उसके बाद जो बहुत सारे ऑफिसर्स थे उन्होंने लैंड और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी नवाब बंगाल से लिए एज अ पर्सनल गिफ्ट। ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया बिटवीन 1743 and 1766, रॉबर्ट क्लीव एक्वायर्ड वेल्थ वर्थ £4,01,102 इन इंडिया। जो रॉबर्ट क्लीव थे उन्होंने इतना पैसा यहाँ से कमा लिया था इंडिया से पाउंड्स में। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो करेंसी है लंदन की वो पाउंड है। ओके, so what surprises one of the most is the fact that Clive, when appointed as the Governor General of Bengal in 1763, was given the responsibility to remove corruption in company administration, but the huge wealth he created in India made British Parliament suspicious of him। अभी जो रॉबर्ट क्लीव थे इन्हें क्यों अपॉइंट किया गया था? इन्हें एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया था 1764 में, जिससे कि ये इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि करप्शन को रिमूव करें, लेकिन इन्होंने खुद ने ही इतना पैसा यहाँ से कमा लिया था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इन्हें सस्पिशियस माना
और इनसे क्वेश्चनिंग की गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1772 में, लेकिन बाद में इन्हें सारे चार्जेस से फ्री कर दिया गया। इट इज़ वर्थ नोटिंग हियर दैट ऑल कंपनी ऑफिशियल्स कुड नॉट बिल्ड लार्ज फॉर्च्यून्स इन इंडिया। लेकिन फिर ये नोटिस किया गया कि सारे कंपनी ऑफिसर्स ऐसे नहीं थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया इंडिया से। बहुत सारे लोग तो यंग एज में ही मारे गए वॉर की वजह से। बहुत सारे लोग ऑर्डिनरी फैमिली से आए थे जो कि चाहते थे कि वो यहाँ से पैसा कमा सके और एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी सके ब्रिटेन में जाके। लेकिन ये इनअप्रोप्रिएट होता कि अगर हम सभी को करप्ट और डिसऑनेस्ट कहें। So to the ones who went back with large amount of wealth led extravagant climate short of their riches, they were called nabobs, which is an English form of Indian word nawab. जो इंडिया से बहुत सारा पैसा कमाकर वापस गए ब्रिटेन में, और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत एक्स्ट्रावेजेंट लाइफ जी है। एक्स्ट्रावेजेंट मीन्स फिजूल खर्ची। जो बहुत ज़्यादा वेल्थ है यहाँ से लेके गए तो वो अपने आप को रिच तो शो ऑफ करेंगे ना। सो उन्हें कहा गया है नाबोब्स, जो कि इंग्लिश फॉर्म है नवाब का। ओके।